हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग NFHS 6 की जो रिपोर्ट आई थी उस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या आप यहाँ से भी डिटेल में एनालिसिस को देखें और यहाँ से भी क्लियर लगभग चीज़ें हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जो है किस संस्था द्वारा समन्वित कोऑर्डिनेट किया गया था। तो देखिए, हुआ क्या था कि परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ने जो रिपोर्ट जारी की वो क्या, NFHS 6, ठीक है। अब ये जो संस्था है वो 715 जिलों के लगभग 6 लाख 6.79 के आसपास लाख परिवार के बीच ये आयोजित किया था, ठीक है। तो वो संस्था कौन सी थी? तो वो थी संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज कितने जिलों के साथ? तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 715 एंड लगभग 6 लाख 6.79 लाख परिवार, इतने जो हैं फैमिली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। NFHS 6 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो देखिए, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो ये जो है टोटल TFR, अगर हम इस TFR जो है ये है कि एक महिला द्वारा उसके पूरे प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष, यानी इस आयु के बीच में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या। तो इस एज तक में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की क्या हो जाएगा? एवरेज नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। एक महिला द्वारा उसके पूरे प्रजनन काल में, यानी इस समय 15 से 49 साल के बीच में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या, ठीक है। तो ये होता है TFR। ये जो रही है वो 2.0 पर स्थित बनी रही है। तो 2.0 पे है, तो इसके लिए अब ये बोल सकते हैं कि जनसंख्या स्थिरता जो है यानी रिप्लेसमेंट लेवल है, उसके लिए ये सही है, अच्छा संकेत इसको माना जा रहा है। नेक्स्ट है कि NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव, तो भारत में संस्थागत प्रसव की बात जब आती है तो अब कितना प्रतिशत हो गया है, क्वेश्चन ये है। तो यहां देखा जाए तो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव की संख्या अगर देखें तो NFHS 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 में था कितना, 88.6%, और 6 में कितना हो गया? तो 6 में हो गया है 90.6। 6 में कितना हो गया है? 90.6। तो बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिजेरियन प्रसव में भारी वृद्धि देखी गई है, शहरी क्षेत्रों में यह दर बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? अब देखिए, सिजेरियन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है तेजी से वृद्धि आई है। अब ये वृद्धि कितना है? तो 21.5% से ये बढ़ी है 27.2% पे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं, ये हो गया देश में, लेकिन वही अगर हम बात करें कि शहर में, तो शहर में ये जो संख्या है वो लगभग 40% के आसपास पर है। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि WHO जो है, WHO, तो इसका जो स्टैंडर्ड है मानक, वो ये कहता है कि 10 से 15% के बीच में होना चाहिए।
लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो देश में भी WHO मानक से कहीं ज़्यादा है, शहर में भी जो है कहीं ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ शहर में कितना हो गया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, WHO के मानकों के अनुसार आदर्श रूप सिजेरियन जो है का प्रसव कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। ये अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि स्टैंडर्ड मानक जो है 10 से 15%। नेक्स्ट है कि 12 से 23 महीने के बच्चे को पूर्व टीकाकरण का कवरेज बढ़कर कितना हो गया? तो इसको अगर आप देखें तो ये अगर NFHS 5 की अगर हम बात करते हैं तो NFHS 5 में ये था 83.8%। ठीक है, तो 6 में कितना हो गया? ये 6 में हमारा हो गया है लगभग 87% के आसपास, तो 87.1%। ठीक है, अब इन सब के लिए योजनाएं थी, कोल्ड चेन अवसंरचना है, यूविन है, भारत का सार्वभौमिक यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है। तो ये इन सब चीजों से ये बढ़ा है और ये देश के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत बच्चों को उनका टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मिल रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत बच्चों को उनका टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मिल रहा है। तो देखिए, अगर इसमें आप जाते हैं ऑप्शन में तो ये आप देख सकते हैं जो भी हम लोग टीकाकरण वगैरह लेते हैं या सरकार जो भी अपनी योजनाएं टीकाकरण को लेकर चला रही हैं, तो सरकार का इसमें कहीं अधिक हस्तक्षेप है। तो आप ये जा सकते हैं कि मैक्सिमम ही होगा। मैक्सिमम में इसमें अगर ऑप्शन में हम जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है। वैसे अगर आपने NFHS 6 का रिपोर्ट देखा होगा तो आपको ध्यान होगा और 95.6% है ये। ठीक, नेक्स्ट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नटापन या ठिगनापन स्टंटिंग उम्र में के हिसाब से कम लंबाई का स्तर घटकर कितना रह गया है? तो देखिए, ये अगर देखें तो 5 वर्ष से अगर हम NFHS 5 की बात करते हैं तो उसमें कितना था? तो उसमें था 35.5%। ठीक, अगर 6 की बात हम करते हैं तो 6 में ये जो है घट के कितना हो गया है? 29.3%। ठीक, अगर हम लोग नटापन या ठिंगनापन स्टंटिंग की बात अगर हम लोग कर लें तो ये जो है ये बच्चों के विकास से जुड़ी जो है एक गंभीर स्थिति है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का कद जो है उसकी उम्र के अनुपात से कम रह जाता है। ठीक है, अब ये कब होता है कि लंबे समय तक कुपोषण के कारण या बार बार जो है बीमारी वगैरह हो रहा है, उसका परिणाम ये हो सकता है। ठीक है, खराब मातृ स्वास्थ्य भी हो सकता है, यानी गर्भावस्था के दौरान माँ का सही पोषण भी नहीं मिल रहा है उनको, तो ये हो रहा है। अब दूषित पानी या स्वच्छता की बात करें तो यानी बार बार डायरिया दस्त वगैरह हो रहा है। अब ये दस्त डायरिया होने से क्या होता है कि शरीर के पोषक तत्व तो निकलेंगे, तो इस वजह से भी तो इससे अगर आप देखें तो प्रभाव क्या पड़ रहा है शरीर पे, तो उम्र के हिसाब से लंबाई कम हो जा रहा है। अगर और देखें डिटेल में तो मानसिक विकास जो है वो कम हो जाएगा, मानसिक क्षमता यानी समझने की क्षमता कम होगी, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप और बड़े हों यानी वयस्क हो रहा है व्यक्ति, तो उसके जो कार्य करने की क्षमता होगी वो भी तो प्रभावित होगी। तो ये सब चीजें है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंभीर कुपोषण, दुबलापन, वेस्टिंग, लंबाई के अनुपात में कम वजन NFHS 6 की रिपोर्ट में घटकर कितना हो गया है? तो गंभीर कुपोषण और दुबलापन की बात अगर कर ले तो 5 में ये जो था वो 7.7% था, तो यहां से घटकर 5.2% तक आ गया है। ठीक, नेक्स्ट है 5.2, तो ये रहा बी।
5 वर्ष से कम उम्र के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के वजनी बच्चे जो थे वो 5 में थे कितने, 32.1%। अब ये घट के 31.8% आ गए हैं। अब ये घटने का कारण क्या रहा होगा? तो सरकार की पोषण अभियान हो गया, आंगनबाड़ी का जो पोषण पुनर्वास केंद्र है, माँ का असीम स्नेह माँ, शिशु और छोटे बच्चों को का जो आहार कार्यक्रम चल रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, पोषण पे ध्यान दे रहे हैं। यानी अगर आप ये बोल सकते हैं कि जो गर्भावस्था के दौरान है तो माँ को सही पोषण मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों से ये हुआ है कितना, 31.8%। नेक्स्ट है कि भारतीय परिवार में स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा का दायरा 41% से बढ़कर कितने परसेंट पे हो गया है? तो बीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य बीमा को लेके जो व्यक्ति हैं वो जागरूक होते जा रहे हैं, अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेके भी जागरूक होते जा रहे हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए जनधन योजना वगैरह ये सब खोला गया। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस एंड वित्तीय सुरक्षा का दायरा 41% से बढ़ के कितना हो गया? यानी 41% तो 5th में था, ठीक है, तो 6th में कितना हो गया? तो 6th में हमारा हो गया है 60%, तो 60.2%। ये हमारा किस में है? 6th में है, 6th, तो 60.2%, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा है तो आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसकी अगर बात हम लोग कर ले तो 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसको बोला गया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा है, ठीक है। जो इसकी एजेंसी थी वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण थी और जो भी था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फंडिंग था तो 60x40 था नॉर्मल जो स्टेट है उनमें, और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य के लिए 90:10 था। और जो यूटीज हैं जो केंद्र द्वारा ही, तो उसमें 100% केंद्र द्वारा ही साझा किया जा रहा था। इसमें बजट का आवंटन लगभग 9,500 करोड़ के आसपास किया गया। तो इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी आता है, एक 2 स्तंभ है इसके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएम जय, ठीक है, तो यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य। तो जो आम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो इसमें क्या था कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए देश में लगभग 1.5 लाख जो है उपकेंद्र है, इनको कल्याण केंद्र में बदलना था, ये आम था। और पीएम जय में था कि ये सेकेंडरी और टर्सरी, तो पीएम जय वो क्या है, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। इसके स्तर पर अस्पताल में भर्ती होने वाले परिवार के लिए 5 लाख का क्या मिलना था, स्वास्थ्य कवरेज मिलना था, ठीक है। आम क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, तो ये जा, तो इन सब के कारण जो हमारा क्या है स्वास्थ्य परिवार बीमा सुरक्षा का दायरा, वित्तीय सुरक्षा का दायरा क्या है, बढ़ा है, और कहाँ 41% से बढ़ के कितना हो गया, 60.2% पर। तो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्वास्थ्य बीमा के इस बढ़ते दायरे 60.2 के पीछे मुख्य कारण किस सरकारी योजना का श्रेय दिया जाता है? तो अभी हम लोग क्या देखे थे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें क्या है, 2 है, एक है आम है और दूसरा पीएम जे है। आम जो है वो प्राइमरी हमारा क्या है, प्राइमरी के लिए हम लोग करते हैं, प्राइमरी देख हेल्थ केयर के लिए, और सेकंड पीएम जय है वो द्वितीय सेकेंडरी एंड टर्सरी के है, जो अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है। यहाँ पर 13 पे आते हैं, 15 वर्ष से अधिक उम्र के कितने प्रतिशत महिलाएं मोटापे के चपेट में आ चुकी हैं? तो मोटापे के चपेट में महिलाएं भी आ रही हैं और वो कितना % है? तो महिलाओं के मोटापे की अगर बात करते हैं तो ये
15 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग जो है 30.7% महिलाएं हैं, और ये तो वुमेन हैं, और मैन भी तो हैं, ये भी पीछे नहीं रहेंगे, तो 27.3% हैं। तो ये मोटापे के चपेट में आ चुके हैं। कारण क्या है? तो कारण इनका ये है कि खराब जीवन शैली, खान पान की गलत आदत, फास्ट फूड, शारीरिक सक्रियता जो है वो कमी होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैर संचारी रोग जो है, जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है, ये तेजी से बढ़ती जा रही है, और इन सब का यही सब कारण है। और इसमें ये आता क्या क्या है? तो मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ये लाइफ स्टाइल का आपका ये गैर बीमारी है। ठीक है, इसमें अब इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो संतुलित आहार ले सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम में आप वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, डायनेमिक मेडिटेशन करिए, वजन का नियंत्रण आप रख सकते हैं, नियमित जो है जांच कराइए। तो ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जो प्रोसेस फूड है ये सबसे दूरी बना के रखें, चीनी हो गया, नमक हो गया, मैदा हो गया, इन सब से आप प्रोटीन आहार में प्रोटीन, हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, फाइबर, ये सब आप बढ़ाइए जितना हो सके। मॉर्निंग में नाश्ता जो है प्रोटीन रिच होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कितने प्रतिशत जो पुरुष हैं मोटापे की समस्या से ग्रसित है? तो अभी देख लिए हम लोग 27.3%। यहाँ महिलाएं हैं 30.7। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक परिवार नियोजन के तरीके का उपयोग 66.7 से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच? तो सीपीआर की अगर बात करें, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये 5 में तो NFHS 5 में 66.7 था, और इसमें जो ये बढ़ के 69.1 हो गया है, 69.1% तक पहुंच गया है। NFHS अगर 4 की हम देखें तो NFHS 4th में ये जो है बढ़ के 4th में था कितना, 54%। यानी आप ये बोल सकते हैं कि NFHS 4 में 54, 5 में हो गया हमारा 66.7, एंड 6 में कितना हो गया 69.1। यानी ये बढ़ता जा रहा है, यानी परिवार जागरूक होता जा रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो ये सब कारण है। और अगर आप ये देख सकते हैं तो इसमें उपयोग क्या कर रहे हैं, तो महिला नसबंदी हो रहा है, यानी 37 पॉइंट, NFHS 5 की अगर बात करें तो 37.9% के आसपास, यानी महिलाएं हैं नसबंदी करवा रही थी। और इसको जो है परिवार नियोजन का सबसे लोकप्रिय साधन भी माना जाता था। पुरुष नसबंदी लगभग 0.3% थी, कम थी। पुरुष कॉन्डोम का यूज 9.5 यानी 10% से तो कम ही करते थे, 5th में इतना था। और उसमें 10% से कम था। गर्भ निरोधक गोलियां हैं तो वो लगभग 5% के आसपास थी, 5.1 और 5.1 के आसपास। तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उच्च रक्तचाप और मधुमेह से जैसे गैर संचारी रोग को तेजी से बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? तब इसमें आप बता सकते हैं, पहला है संक्रामक बैक्टीरिया का प्रसार, दूसरा है अनुवांशिक म्यूटेशन, तीसरा है खराब जीवन शैली, गलत खान पान, शारीरिक निष्क्रियता की कमी, चौथा है वायु और जल प्रदूषण। तो इसमें हम सी देखेंगे, और ये अभी हम लोग देखें कि जो मधुमेह है, डायबिटीज है, मोटापा है, जो NCDs हैं, ये कारण क्या है? तो खराब बढ़ने का जीवन शैली, खान पान गलत हो रहा है, शारीरिक निष्क्रियता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का सुचारू रूप से संचालन और कवरेज बढ़ाने के लिए डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो वो डिजिटल पोर्टल कौन सा है? वो यूविन पोर्टल है। यूविन पोर्टल की बात करें तो ये सरकार का क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसमें क्या है कि देश के जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का जो है रिकॉर्ड, और डिजिटली रिकॉर्ड यानी रखा जाता है, जिसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब ये कोविड-19 जो महामारी हुआ था उसके बाद जो है कोविन प्लेटफॉर्म के तर्ज पे ही इसको यूविन को तैयार किया गया था। ठीक है,
तो इसको आप डिजिटल ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं, क्यूआर कोड सर्टिफिकेट भी मिलता है इसमें, और स्वचालित जो है ऑटोमेटेड एसएमएस अलर्ट है, और टीकाकरण जो है कहीं भी कभी भी आप ले सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी है, जैसे कि बिना इंटरनेट वाले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी ऑफलाइन डाटा दर्ज कर सकते हैं और इंटरनेट मिलने पर वो सिंक हो जाता है, यानी वो, तो ये सब चीजें इसमें है। नेक्स्ट, एनएफएचएस 6 में महिलाओं के संबंध में किस क्षेत्र में लगभग दुगनी प्रगति हुई है? दुगनी प्रगति की बात हो रही है तो फर्स्ट है साक्षरता दर, दूसरा है इंटरनेट के उपयोग में, तीसरा है सरकारी नौकरी में भागीदारी, कृषि स्वामित्व में है। तो देखिए, कृषि स्वामित्व में शहरों में तो नहीं है, गांव में है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या मतलब, लगभग आप 30% मान सकते हैं गांव में, विलेज में, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि डबल हुई है, तो विलेज तो नहीं हो सकता है, डबल तो नहीं, लगभग जो रहा होगा उसमें 2-4% बढ़ा होगा। साक्षरता दर में भी है, तो सरकारें जो है रिजर्व लिस्ट में रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए हर स्टेट अपनी अपनी वो कर रही है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसमें भी डबल हुआ होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी में भागीदारी, तो साक्षरता कम है तो सरकारी नौकरी में भागीदारी भी कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या, इंटरनेट का उपयोग। अब हम जब फ्री हैं तो हम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, शॉर्ट्स, रील्स, ये वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों उपयोग में बढ़ा है, तो ये आप बोल सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि एनएफएचएस 5 में जो ये रिपोर्ट था लगभग 33% था, यही 6th में कितना हो गया है, तो 64.3% हो गया है। महिलाओं के बैंक खाते और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस सरकारी योजना ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका प्रभाव एनएफएचएस 6 में सकारात्मक आंकड़ों में दिखता है? तो कौन सा वो योजना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सम्मान, कौन सा है? तो देखिए, ये बोल रहा है कि बैंक खाते और वित्तीय समावेशन, तो बैंक खाते बढ़े यानी वित्तीय समावेशन, उसके बाद लेन देन वगैरह ये सब बढ़ा है, तो उसके लिए सरकार जनधन योजना शुरू की थी। तो फर्स्ट सी है आपका जनधन योजना। इसमें समृद्धि देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना भी आई थी, स्टैंड अप इंडिया भी था। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात कर ले तो इस योजना को आप बोल सकते हैं कि ये प्रमुख लघु बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में इसको बोल सकते हैं। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्सा के रूप में इसको शुरू किया गया था। मंत्रालय इसका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय, तो इनका ये संयुक्त पहल रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था, सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य ये क्या था कि बालिकाओं की शिक्षा, एजुकेशन, फिर इसका हो गया कि विवाह, तो मैरिज, इन सब का खर्चा जो है पूरा करने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करना, तो इसके लिए ये लाया गया था। अगर स्टैंड अप इंडिया की हम बात करते हैं तो स्टैंड अप इंडिया जो है वो भारत सरकार का ही पहल है, और इसमें देखा जाए तो आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर जो है हमें उद्यमिता को बढ़ावा देना था। और लॉन्च जो है इसको 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा के तहत, जो वित्त मंत्रालय के तहत जो वित्तीय सेवा विभाग होता है, तो 2016 में फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके तहत वित्तीय सेवा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो डीएफएस, तो इसके द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के उद्यमियों के बीच ग्रीनफील्ड उद्यम जो है, यानी नए उद्यम की स्थापना के लिए जो है संस्थागत जो है ऋण आदि दिया जाए और उन तक इनको पहुंच जो है आसान कर दिया जाए। ये हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस पे काफ़ी सारे अकाउंट खोले गए थे। महिला सम्मान,
महिला सम्मान बचत की अगर हम योजना की बात करते हैं तो ये क्या था, लघु बचत योजना था, स्मॉल सेविंग स्कीम था। अब ये जो है महिलाओं को विशेष रूप से देखा जाए तो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसको घोषित किया गया था, शुरू किया था। मंत्रालय है इसका फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है आर्थिक कार्य विभाग। ठीक। अब देश के सभी जो डाकघर थे अधिकृत, राष्ट्रीयकृत व निजी बैंक में उपलब्ध है। उद्देश्य इसका यही था कि महिलाओं बालकों की बचत की जो आदत है उसको प्रोत्साहित करना था और निवेश पर सुरक्षा व बेहतर रिटर्न प्रदान करना था। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2014 में अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्रालय के तहत जो डीएफसी है, वित्तीय सेवा विभाग है, उसके अंतर्गत। और इसकी बात करें हम तो क्या था कि जो बैंकिंग नेटवर्क से जो लोग नहीं जुड़े थे उनको, उस परिवार को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ना था। और इस योजना की अगर हम वर्तमान में बात अगर करें तो हर बिना बैंक खाते वाले वयस्क, एवरी अनबैंक्ड एडल्ट्स, यानी पहले था हर घर की से हटा के हम हर बिना बैंक खाते वाले वयस्क की हम बात करते हैं यहाँ पे। इसमें हुआ क्या था कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था, मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसमें जो है रुपे डेबिट कार्ड जो है मुफ्त दिया जा रहा था और इंश्योरेंस वगैरह, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी था, ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा थी। तो ये सब आयु सीमा में भी इसमें लगभग 60 से बढ़ाकर 65 किया गया था, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें जनधन योजना में थी। नेक्स्ट है हमारा कि एनएफएचएस 6 के स्वास्थ्य, पोषण, बाल कल्याण से जुड़े सुधरते हुए संकेत संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाते हैं। तो पहला है गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, एसडीजी 3 है, तीसरा है एसडीजी 6, चौथा है जलवायु कार्रवाई। तो देखिए ये जो हमारा स्वास्थ्य हो गया, पोषण, बाल कल्याण है, तो ये अगर देखा जाए तो गरीबी को पूर्णतः समाप्त, ये केवल इसी से नहीं होगा। यहाँ पे हम स्वास्थ्य, कल्याण, इन सब की भी बातें करेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, बी आता है, यानी एसडीजी 2 एंड एसडीजी 3 की बात आती है। इन सब के बाद ये सब चीजें हैं, स्वच्छता भी है, स्वास्थ्य पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा बी होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रगति को दर्शाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक